नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं एसके झा सर के द्वारा जो रेलवे सामान्य विज्ञान का वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट लॉन्च हो चुका है, उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि ये एनटीपीसी सीबीटी 1 में प्रश्न पूछे जा चुके हैं जो आपके आने वाले ग्रुप डी एग्जाम के लिए खास होंगे। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही फ्रेंड्स, यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस ग्रुप का ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा होगा, जहां से आप जुड़ करके इस वीडियो की पीडीएफ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों देखेंगे आज का पहला प्रश्न क्या है। हमारा पहला प्रश्न का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न कह रहा है कि 2 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों कि 1 किलोवाट बराबर कितना होता है। तो 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। ठीक है, वही दोस्तों बात करते हैं 1 घंटा बराबर कितना सेकंड होता है। तो कितना होता है 3600 सेकंड होता है 1 घंटा बराबर। ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा है कि 2 किलोवाट बराबर कितना होता है। हमको तो पता चल गया है कि 1 किलोवाट बराबर कितना होता है 1000 वाट। ठीक है, 1 घंटा बराबर कितना सेकंड होता है 3600 सेकंड होता है। दोस्तों सेकंड यहाँ पे इसलिए ले रहे हैं क्योंकि समय की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो सेकंड होती है और सेकंड ही ली जाती है, इसलिए हमने सेकंड को चुना है। अब हमको बात करना है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 2 किलोवाट घंटा बराबर निकालना है। तो दोस्तों 2 किलोवाट घंटा बराबर कितना हो जाएगा 2 गुना 1000 गुना 3600। ठीक है दोस्तों, 3600 हो गया। यहाँ पे हम जब सॉल्व करेंगे 36 दूनी 7200 हो जाएगा। 72 गुना 10⁵ हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे 5 ये हो गया, लेकिन यहाँ पे हमको क्या दे रखा है ऑप्शन में, ऑप्शन हमको दशमलव में दे रखा है, इसलिए हम यहाँ दशमलव यदि लगाएंगे तो 7.2 हो जाएगा और 10⁻6 जूल हो जाएगा। ठीक है, ये यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमने क्या किया यहाँ पे देखिए, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है सबसे पहले हमने निकाल लिए 1000 वाट होता है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ 1 घंटा बराबर कितना होता है तो 3600 सेकंड होता है। ठीक, अब हमको कह रहा है प्रश्न में 2 किलोवाट घंटा बराबर कितना होगा। तो दोस्तों हमने निकाला 2 गुना 1000 गुना 3600 कर दिया। उसके बाद हमने सॉल्व किया और जो है इस प्रश्न का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। आई होप दोस्तों आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न देखेंगे हमारा क्या है। दूसरा प्रश्न क्या है, किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहते हैं। दोस्तों यदि किसी वस्तु पर हम गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं तो उसे हम लोग क्या करते हैं, उसे हम कहते हैं भार के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण जो नियम होता है दोस्तों किसने दिया था, यदि आपसे पूछा जाए प्रश्न में, तो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम दिया था ये न्यूटन साहब के द्वारा दिया गया था। इसमें कहा गया था कि F बराबर क्या होता है Gm1 × m2/r²। एक संबंध बनता है यहाँ पे जी जो दोस्तों कैपिटल जी क्या होता है गुरुत्वाकर्षण जो नियतांक होता है। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है फ्रेंड्स, तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक की वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg² होता है। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम था किसने दिया था, तो गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था किसने, तो न्यूटन साहब के द्वारा गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया गया था। वही दोस्तों बात करते हैं जो कैपिटल जी होती है यानी कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक होती है, उसका वैल्यू कितना होता है 6.673 गुना 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg² होता है। ठीक है, वही दोस्तों बात करते हैं इसकी बीमा क्या होती है। तो इसकी बीमा जब करेंगे तो यहाँ पे m⁻⁻1 l⁻Q और t⁻⁻2 हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। यानी कि इसका आंसर किसका हुआ, तो गुरुत्वाकर्षण जो नियतांक होती है उसकी जो बीमा होती है वो क्या होती है m⁻⁻1 l⁻Q t⁻⁻2 होती है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हमारा दूसरा प्रश्न ही समाप्त होती है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न हमारा दोस्तों, प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर पड़ता है। तो दोस्तों प्रतिबल जो होता है इसका प्रभाव किस पर पड़ता है, हमसे यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आपके पास ऑप्शन है भार पर, दूसरा ऑप्शन है आयतन पर, तीसरा ऑप्शन द्रव्यमान पर और चौथा ऑप्शन है कौन सा क्षेत्रफल पर। तो दोस्तों आपको बता दें प्रतिबल जो है क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ठीक है, प्रतिबल किस पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। प्रतिबल कहते हैं किसको दोस्तों, तो किसी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर कार्यरत आंतरिक प्रतिक्रिया बल को क्या कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं। दोस्तों प्रतिबल की जो मात्रक होती है वो क्या होती है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होती है। आप इस बात को भी ध्यान रखिएगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न हमारा होगा, चौथा प्रश्न कह रहा है कि एक राइफल से गोली चलाई गई है। ठीक है, यदि राइफल बिना किसी रोक के
पीछे की ओर जाती है तो राइफल की गतिज ऊर्जा क्या होगी। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि कोई राइफल जब चलाते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर न्यूटन की तृतीय गति नियम लागू होता है, जो क्या करती है, प्रतिक्रिया मतलब विपरीत प्रतिक्रिया करती है। जितना तेज़ी से हम बंदूक को उसकी गोली छूटती है उतना ही वो पीछे की ओर धक्का मारती है। ठीक है, तो इसमें गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, तो ये गतिज ऊर्जा जो होती है गोली की गतिज ऊर्जा से कम हो जाती है। किसकी गतिज ऊर्जा, तो राइफल की गतिज ऊर्जा जो होती है वो गोली की गतिज ऊर्जा से कम हो जाती है। इस प्रश्न का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न हमारा होगा, तत्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु किसमें होती है। दोस्तों तत्कालिक वेग और औसत वेग की बात करें तो ये तब बराबर होंगे जब वस्तु में क्या होगा, शून्य त्वरण होगा। ठीक है दोस्तों, तो शून्य त्वरण के कारण जो है ये वेग बराबर होंगे। दोस्तों आप बात करिए त्वरण की, तो आपको बता दें त्वरण कहते हैं किसको है, तो त्वरण कहते हैं किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं, और इसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, और त्वरण दोस्तों क्या है, ये एक सदिश राशि है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे 5वां प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हमारा 6ठा प्रश्न देखें दोस्तों। 6ठा प्रश्न कह रहा है कि छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से किसका अपघटन से प्राप्त होती है। तो छपाई में जो स्याही का प्रयोग की जाती है दोस्तों, तो ये इसमें किसका अपघटन होता है, तो मीथेन का अपघटन होता है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं मीथेन की, तो मीथेन कहाँ प्राप्त होती है, तो मीथेन जो होता है ये दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, जहाँ पर दलदली क्षेत्र होती है यानी कि धान के खेत सब में क्या होता है कि मीथेन पाई जाती है वहाँ पर। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती है क्योंकि उनमें निम्नलिखित में से किसकी परत विद्यमान होती है। तो दोस्तों जो जस्तेदार लोहे की चादरें होती है उसमें क्या करते हैं, वो जंग से बची रहती है। तो कैसे बची रहती है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम जिंक मिलाते हैं। जिंक मिलाने से क्या होता है दोस्तों, वहाँ की जो है इसकी जंग लगने की प्रवृत्ति जो है वो ख़त्म हो जाती है, जिसके कारण से है जो लोहा में जंग नहीं लगता है। ठीक है, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या हमारे पास 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन जब वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः दीप्त हो उठता है। तो किसके बारे में कह रहा है, आपके पास ऑप्शन है लाल फास्फोरस, दूसरा ऑप्शन है श्वेत फास्फोरस, तीसरा ऑप्शन है सिंदूरी फास्फोरस, और चौथा कौन सा है, बैंगनी फास्फोरस। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा, यानी कि श्वेत फास्फोरस को जब वायु या अंधेरे में रखा जाता है तो ये अपने आप जो है ये जलना स्टार्ट कर देता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है। तो दोस्तों ये जो गैसीय प्रदूषक है अकार्बनिक, वो कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड जो हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, एल कक्षा में रखे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों एल कक्षा में जो रखी जाती है इलेक्ट्रॉन संख्या वो कितनी होती है, 8 होती है। ठीक है, कैसे होती है, तो देखिए दोस्तों एक कक्षा होता है केल, एल, एम और एन। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या को किससे डिनोट करते हैं, 2n² से डिनोट करते हैं। दोस्तों ये किसने कहा था, ये कहा था बोरी का नियम था कि परमाणु की किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होगी, 2n² होगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जब के पहला कक्षा हुआ, एल दूसरा कक्षा हुआ, एम तीसरा कक्षा हुआ और एन जो है ये चौथा कक्षा हुआ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब इस फॉर्मूला पे यहाँ पे पुट करेंगे तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1² हो जाएगी, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 हो गया, 2 का वैल्यू पुट करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहाँ पे 3 है तो 3 की वैल्यू पुट करेंगे तो 3 3 9 दूनी 18 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना है, 4 है तो दोस्तों 2 गुना 4² करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 4 16 दूनी 32। इस प्रकार जो हमसे पूछा जा रहा था एल की वैल्यू, तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे क्या हमारे पास 11वां प्रश्न है, उस वाहिनी का नाम बताइए जो पुरुष के वृषण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है। तो दोस्तों से क्या कहते हैं, शुक्रवाहिका कहते हैं। शुक्रवाहिका का काम क्या होता है कि यह पुरुष के वृषण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित एवं पुनः सृजित हो सकता है वो कौन सा होता है।
तो पुनर्विकसित और पुनर्सृजित हो जाता है कौन सा, जिगर, यानी कि लीवर इसे ही बोलते हैं, यकृत इसे ही बोलते हैं, ठीक है, सब नाम एक ही है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अनॉक्सी शोषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है। तो फ्रेंड्स अनॉक्सी शोषण का जो अंतिम उत्पाद होता है वो क्या होता है, तो लैक्टिक अम्ल होता है। दोस्तों लैक्टिक अम्ल क्या होती है कि जब शरीर में सबसे अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है तो हमको क्या होती है, थकान महसूस होने लगती है। अगला प्रश्न हमारा है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान डैश के माध्यम से होता है। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है रंध्र के माध्यम से, कोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रंध्र के कारण जो है पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। अगला प्रश्न है, वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को उगाना क्या कहलाता है। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है टिश्यू कल्चर, दूसरा है पुनर्निर्माण, तीसरा है बहुविखंडन, चौथा है द्विचर विखंडन। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा टिश्यू कल्चर कहते हैं। किसको कहते हैं, तो कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को उगाना टिश्यू कल्चर के अंतर्गत की जाती है। अगला प्रश्न होगा 16वां प्रश्न है, असंतृप्त कार्बन यौगिक अत्यधिक काले धुएं के साथ डैश ज्वाला प्रदान करने हेतु ऑक्सीजन में जलते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि पीला जो है, पीला रंग, पीला ज्वाला प्रदान करते हैं कब, जब यौगिक जो होती है कार्बन यौगिक अत्यधिक काले धुएं के साथ जो है पीला ज्वाला प्रदान करते हुए ऑक्सीजन में जलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे 17वां प्रश्न होगा, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है। जो पित्ताशय में जो उपस्थित पत्थर होती है दोस्तों वो किसका पाचन करती है, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वसा का जो है ये पाचन करती है। तो इस प्रश्न का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा होगा 18वां प्रश्न, नील गाय निम्नलिखित में से किस कुल में आती है। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है गाय में, दूसरा है बकरी में, तीसरा है भेड़ में और चौथा कौन सा, हिरन में। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हिरन में नील गाय जो होती है हिरन कुल से संबंधित होती है। अगला प्रश्न है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, सापेक्ष घनत्व किसके बराबर होता है। तो फ्रेंड्स सापेक्ष घनत्व जो होता है वो किसके बराबर होता है, आपके पास ऑप्शन है पानी का घनत्व बटे पदार्थ का घनत्व, दूसरा ऑप्शन है पदार्थ के घटकों का घनत्व बटे पूर्ण पदार्थ का घनत्व, तीसरा ऑप्शन है पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व और चौथा है पदार्थ का घनत्व बटे तेल का घनत्व। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि सापेक्ष घनत्व जो होता है वो पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व होता है। आप इसको याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों क्या है, खाने का नमक NaCl किससे बना होता है। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है कि एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार से बना होता है, दूसरा ऑप्शन है एक कमजोर अम्ल और एक कमजोर क्षार से बना होता है, तीसरा है एक कमजोर अम्ल और एक मजबूत क्षार से बना होता है, चौथा है एक मजबूत अम्ल और एक कमजोर क्षार से बना होता है। तो दोस्तों खाने की जो नमक होती है NaCl सोडियम क्लोराइड वो किससे मिलकर बना होता है, एक मजबूत क्षार और एक मजबूत अम्ल से मिलकर के बना होता है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा होगा दोस्तों, इनमें से कौन सा रसायन जल में घुलनशील नहीं है। तो आपके पास ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, तीसरा ऑप्शन है लिथियम ब्रोमाइड और चौथा कौन सा है, मैग्नीशियम आयोडाइड। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है CaCO3 यह जल में घुलनशील नहीं होता है, जबकि सोडियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम आयोडाइड ये सभी जो है जल में घुलनशील होता है। अगला प्रश्न दोस्तों 22वां प्रश्न है, रसोई गैस के रिसाव का आसानी से पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों देखिए आपके पास ऑप्शन है मिथाइल आइसोसाइनाइड, नाइट्रस ऑक्साइड, इथाइल मरकैप्टेन और मिथाइल मरकैप्टेन। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा इथाइल मरकैप्टेन हो जाता है, यानी कि रसोई गैस में जो उसकी सुगंध को पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो इथाइल मरकैप्टेन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, वही बात करते हैं नाइट्रस ऑक्साइड की। तो नाइट्रस ऑक्साइड क्या होता है, एक हंसाने वाली गैस होती है। ठीक है, इस बात को भी आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न होगा दोस्तों हमारा 23वां प्रश्न होगा, ये न्यूमेरिकल प्रश्न है। इसमें कहा जा रहा है कि एक अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है जो वस्तु से 3 गुना ऊंचाई पर ऊंचा है। तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी जो पूछा जा रहा है तो यहाँ पे देखिए यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमारे पास यू की वैल्यू हो जाएगी 10। क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये वस्तु की दूरी किसे डिनोट करते हैं, यू से। ठीक है, और जो प्रतिबिंब ऊंचाई हो जाएगी वो कह रहा है कि 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या भी हमको निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए क्या फॉर्मूला होता है, m बराबर क्या होता है, m बराबर होता है v बटे u। m की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, 3 दे रखी है। ठीक है, v निकालना है और u की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है। ठीक है दोस्तों, ये माइनस में है
क्योंकि अवतल दर्पण में क्या होता है कि जो फोकस दूरी होती है वो नेगेटिव होती है, इसलिए हम यहाँ पर नेगेटिव लेंगे और जब भी निकालेंगे तो ये -+ हो जाएगा 10 या 30 सेंटीमीटर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 24वां प्रश्न देखें दोस्तों आज की इस वीडियो का। 24वां प्रश्न कह रहा है यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण g है तो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होगा। दोस्तों जब पृथ्वी पर कोई वस्तु का मान g होता है, ठीक है, तो चंद्रमा पर जाने पर क्या होता है वो g/6 हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ आप देखिए चंद्रमा पर किस वस्तु का त्वरण g है, यानी कि भार में परिवर्तन होता है, ठीक है, लेकिन द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। यदि दोस्तों आपसे पूछा जाए कि कोई वस्तु पृथ्वी पर 600 न्यूटन का है, ठीक है, भार इसका 600 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा, तो इसका 1/6 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 100 न्यूटन हो जाएगा चंद्रमा पर। ठीक है, वहीं दोस्तों बात करते हैं इसका द्रव्यमान क्या जाएगा कि द्रव्यमान इसका 600 न्यूटन दे रखा है, तो इसका द्रव्यमान 600 kg दे रखा है दोस्तों, तो क्या इसका चंद्रमा पर इसका जो है कितना मान हो जाएगा, तो आपको बताना होगा कि चंद्रमा पर मान भी वही होगा, यानी कि द्रव्यमान में कोई चेंजमेंट नहीं होगा, लेकिन भार चेंज हो जाएगा। ठीक है, भार में चेंजमेंट क्या होगा, यदि पृथ्वी पर कोई वस्तु का मान g है तो चंद्रमा पर क्या हो जाएगा g/6 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो का अंतिम प्रश्न देखेंगे, 25वां प्रश्न होगा जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। 25वां प्रश्न कह रहा है कि अमीबा गति करता है किसके कारण से, तो पादपों स्यूडोपोडिया के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है पक्षाभियों के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है कशाभियों के द्वारा और चौथा है एक्जोपोडिया के द्वारा। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि अमीबा जो गति करती है वो पादपों स्यूडोपोडिया के द्वारा जो है ये गति करती है। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा ये जो वीडियो है यही समाप्त होती है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल अंडरस्टूड स्टडी को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि अभी सब्सक्राइब आपने कर रखा है तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको दोस्तों, और साथ ही एक लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों आपकी सपोर्ट की हमें बहुत आवश्यकता है, आप हमें सपोर्ट कीजिएगा तो हम आपके लिए और इसी तरह कंटेंट लाते रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए हमारे चैनल अंडरस्टूड स्टडी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।